हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज है। टेस्ट नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है, ठीक। इसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है और इससे पहले हम लोगों ने जो विजन के फुल टेस्ट होते हैं 24 से 37 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए है। उसके साथ पॉलिटी का भी फर्स्ट वाला आ चुका है। अगर आप लोगों ने ये नहीं देखे हैं तो आप लोग ऐसा कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके प्लेलिस्ट पे जाएँ। आपको सारे वीडियो वहाँ मिल जाएंगे जो आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं, ठीक है। और अपनी पढ़ाई को जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, ताकि जो आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करें, ठीक है। जितनी भी टेस्ट सीरीज आप लगाएंगे उससे आपको एग्ज़ाम हॉल में जो है कंफर्टेबल फील कराएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दिया है, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। वहाँ कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो इसमें कहा गया है कि लोकसभा में निंदा प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसमें इसे लोकसभा में स्वीकार किए जाने का कारण का उल्लेख किया जाना चाहिए। सेकंड है, इसे केवल किसी मंत्री के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ये किसी मंत्री के केवल किसी मंत्री के विरुद्ध नहीं, ये किसी मंत्री या किसी मंत्री के समूह या फिर पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध भी लाया जा सकता है, ठीक है, लोकसभा में। और ये जो कहा गया है कि लोकसभा में स्वीकार करने के लिए इसका कारण का उल्लेख करना होगा, तो ये सही है स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि इसका कारण का उल्लेख करना होगा इसमें। और ये देखने को मिलेगा जो ये हमारा विपक्ष होता है, मतलब विपक्षी दल होता है, ये मतलब सरकार की जो बिल होते हैं उनकी आलोचना या निंदा करने के लिए लाया जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो गया, केवल एक, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि विचारधाराओं के आधार पर राजनीतिक दलों के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उदारवादी दलों का उपयुक्त वर्णन करता है। तो फर्स्ट है कि ऐसे दल जो पुराने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थानों को पुनः स्थापित करना चाहते हैं, ठीक है। सेकेंड है कि ऐसे दल जो यथास्थिति में विश्वास रखते हैं। सी है कि ऐसे दल जिनका लक्ष्य विद्यमान संस्थाओं में सुधार करना है। और डी है कि ऐसे दल जिनका उद्देश्य विद्यमान व्यवस्थाओं को समाप्त करने की एक नई व्यवस्था स्थापित करना है। तो देखो इसका जो सी ऑप्शन सही है कि ऐसे दल जिनका लक्ष्य विद्यमान संस्थाओं में सुधार लाना है, ठीक है। इन्हीं को उदारवादी दलों के नाम से जाना जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है इसका, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसके निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। सेकंड है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के सदस्य की कोई भूमिका नहीं होती है। तो देखो सेकंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। ये केवल राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें जो है ये लोग भाग लेते हैं, ठीक है। और ये जो फर्स्ट में कहा गया है कि जो दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो ये गलत है। क्योंकि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या अनिर्वाचित हो या मनोनीत किए गए हों, ठीक है, वो दोनों भाग लेते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो ये दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, साथ साथ जो है विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और यूनियन एंड टेरिटरी जो दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी उसमें भाग लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, सेकंड सही है हमारा, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट में कहा गया है कि राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो वित्तीय शक्तियों के बारे में बताना है राज्यपाल की। तो फर्स्ट है कि राज्य विधानमंडल में धन विधेयक को केवल उसकी पूर्व अनुमति के पश्चात ही प्रस्तुत किया जा सकता है। सेकेंड है कि वह राज्य की संचित निधि से अग्रिम प्राप्त कर सकता है। तो ये गलत है सेकेंड स्टेटमेंट, क्योंकि ये संचित निधि से अग्रिम नहीं प्राप्त कर सकता। क्योंकि होता क्या है कि जो ये विधानसभा जो राज्य की संसद निधि होती है, ठीक है, इससे अगर कोई भी हम धन निकालते हैं तो उसके लिए आपको जो है विनियोग विधेयक होता है उसे पारित करना पड़ता है। उसी के आधार पर ये संचित निधि से कोई भी धन निकाला जाता है। लेकिन जो ये जो कंटिजेंसी फंड होता है, ठीक है, आकस्मिक निधि, उसके आधार पर जो है ये मतलब राष्ट्रपति जो हमारा राज्यपाल होता है, ठीक है, ये मतलब धन निकाल सकता है उससे, ठीक है, अग्रिम प्राप्त कर सकता है। तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। फर्स्ट सही है, क्योंकि ये राज्य विधानमंडल में धन विधेयक को केवल उसी मतलब राज्यपाल की पूर्व अनुमति के पश्चात ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो फर्स्ट वाला हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है, ठीक है। तो केवल एक वाला मतलब ए ऑप्शन सही हो जाता है, केवल एक, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये 4 राज्य दिए हैं। तो इसमें कहा गया है कि उपयुक्त राज्यों में से किस राज्य पर जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति करने का संवैधानिक दायित्व है। तो इसमें संवैधानिक दायित्व बताना है। तो देखो इसमें जो है झारखंड है, ठीक है, झारखंड और मध्य प्रदेश, इन दोनों में है जो संवैधानिक दायित्व का प्रोविजन किया गया है कि ये जनजाति जो कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाती है। इसमें आपको एक एक्ट देखने को मिलता है जो 94वां एक्ट होता है, मतलब 94वां एक्ट देखने को मिलेगा 2006 में, जिसमें जो है छत्तीसगढ़ था,
ठीक है, उड़ीसा और झारखंड, मध्य प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जिसमें संवैधानिक जो जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाती है। इसके साथ साथ पहले ये बिहार को भी इंक्लूड किया गया था, लेकिन जब बिहार झारखंड में विभाजित हो गया तो ये झारखंड को इसमें इंक्लूड कर लिया गया, लेकिन बिहार को बाहर कर दिया गया इससे, क्योंकि वहाँ जनजातीय प्रति मतलब अनुपात कम हो गया, क्योंकि ये जनजातीय अनुपात के आधार पर ही दिया जाता है। ठीक है, ये मतलब कल्याण मंत्री नियुक्त किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है 2 और 3। ठीक है, तो 2 और 3 किसमें, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। इसमें कहा गया है कि संसद के सदनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि लोकसभा के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। संसद के सदनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, सेकेंड में कहा गया है कि प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र को लोकसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, किंतु राज्यसभा में नहीं है। ठीक है, थर्ड है कि राज्यसभा के विपरीत लोकसभा एक स्थायी सदन है। तो ये गलत है, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है, ना कि लोकसभा। ठीक है, लोकसभा अस्थायी है, क्योंकि 5 साल के बाद ये विघटित की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा विघटित की जाती है। ठीक है, और ये जो देखने को मिलेगा राज्यसभा, ठीक है, इसमें 1/3 जो सदस्य होते हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं प्रत्येक 2 साल में। ठीक है, लेकिन ये कभी भी विघटित नहीं होती है। और ये जो कहा गया है कि प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में लोकसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, किंतु राज्यसभा में नहीं, तो ये ठीक है, क्योंकि जो यूनियन टेरिटरी 8 यूनियन टेरिटरी देखने को मिलती है, इसमें केवल पांडिचेरी और जो है दिल्ली में ही इनका प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसीलिए कहा गया है कि मतलब इनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं देखने को मिलता है। तो ये वाला जो हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन है, ठीक है, तो ये भी हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है 56 का। ठीक है, तो इसमें जो कहा गया है तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है, और ये फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि जो है लोकसभा जो सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से जो विधानसभाएं होती हैं, ठीक है, राज्य की विधानसभाएं उनसे निर्वाचित किए जाते हैं। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। थर्ड वाला गलत है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त होती हैं किंतु राज्यसभा के सभापति को नहीं। तो ठीक है, तो फर्स्ट वाला है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय करने की शक्ति है। ठीक है, और सेकेंड है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने की शक्ति है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो आपको देखने को मिलेंगे सही हैं, क्योंकि जो ये लोकसभा अध्यक्ष होता है इसको धन विधेयक के लिए भी मतलब इसका प्रोविजन होता है, इसी का अनन्य अधिकार है, और दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, ठीक है, वो भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, लेकिन राज्यसभा अध्यक्ष ऐसा इसके लिए कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। ठीक है, राज्यसभा का जो सभापति होता है, और एक और आधार होता है जिसमें लोकसभा अध्यक्ष का ही मतलब उसमें अधिकार होता है। जैसे अगर लोकसभा अध्यक्ष और सभापति दोनों को हटाने की प्रक्रिया चल रही हो संसद में, तो वो मतलब लोकसभा अध्यक्ष उसमें अंतिम मतलब जो वोट उसमें डाल सकता है अपने पक्ष में, लेकिन जो सभापति होता है वो उसमें वोट नहीं डाल सकता। ठीक है, तो ये भी एक आधार है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि भारत में संसदीय कार्रवाई के शून्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह प्रक्रिया के नियमों के अंतर्गत एक साधन है जिसमें बिना किसी पूर्व सूचना के मामले को उठाया जा सकता है। ठीक है, सेकंड है कि यह प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा होता है, और यह व्यवस्था संसद के दोनों सदनों के लिए उपलब्ध होती है। ठीक है, तो ये देखो, ये संसद के दोनों सदनों के लिए तो ये होती है, लेकिन ये जो संसदीय बैठक का पहला घंटा नहीं होता है। जो संसदीय बैठक का पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल का होता है, उसके बाद का जो प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है उसे शून्यकाल कहते हैं। जो मतलब प्रश्नकाल और जो प्रक्रिया जो दिन की पूरी प्रक्रिया का जो काल होता है, ठीक है, उसके बीच का जो समय होता है वो मध्य वाला, उसी को शून्यकाल का काम कहते हैं। ठीक है, और इसमें पूर्व सूचना के ही कोई मामला उठाया जा सकता है। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है, सेकेंड हमारा गलत हो जाता है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, केवल एक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये इसमें जो देखने को मिलेगा, ये जो था ये आपको देखने को मिलेगा, जो ये शून्यकाल का ये आविष्कार जो है भारतीय आविष्कार है। इसे सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगा ये जो शून्यकाल का था। ठीक है, तो जो शून्यकाल का ये अधिकार था तो सबसे पहले ये इंडिया में ही मतलब प्रचलित हुआ था, और ये आपको देखने को मिला था 1962 में सबसे पहले देखने को मिला था। ये भारतीय नवाचार है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 59 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। ठीक है, सेकंड है कि मंत्रियों के वेतन और भत्ते केवल राज्य विधानमंडल द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है,
तो जो ये दोनों स्टेटमेंट किए कहे गए हैं दोनों के दोनों सही हैं, क्योंकि जब कोई मंत्री होता है वो अगर किसी सदन का सदस्य नहीं है, जैसे राज्य विधानसभा का या मंत्री मतलब विधान परिषद का, अगर वो सदस्य नहीं है तो केवल 6 माह तक ही वो मंत्री रह सकता है। 6 माह के बाद उसको जो है पदच्युत कर दिया जाएगा, उसके बाद वो मंत्री नहीं रहेगा, या तो उसे फिर किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, ठीक है, दोनों में से एक ही। तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड में जो कहा गया है कि केवल मंत्रियों और जो उनके वेतन और भत्ते हैं वो मतलब राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ये समय समय पर एक मतलब एक्ट लाकर ये निर्धारित किए जाते हैं। और अगर ये जो कोई राज्य मतलब निर्धारित नहीं करता है तो जो हमारी अनुसूची 2 है उसके अंतर्गत ये वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं इन सदस्यों के, और ये आर्टिकल जो है 164 में इन सब का प्रोविजन किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, सी ऑप्शन इसका हमारा सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 60 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि राज्य विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि राज्य विधानमंडल चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति को संबंधित राज्य के विधान क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए, विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों उन सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं जिन सीटों जो उनके लिए आरक्षित नहीं है, मतलब कहा गया सेकेंड में। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो अनुसूचित जाति या SC ST जो होते हैं ना, ये अगर अनुसूचित जाति जो कोई जो आरक्षित नहीं सीट है उस पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। ये प्रोविजन है, इसका जो है प्रोविजन किया गया है। ये आपको देखने को मिलेगा जो जनप्रतिनिधि अधिनियम एक्ट है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 का है, ठीक है, उसके अंतर्गत ये प्रोविजन किया गया है, ठीक है। तो उसकी ये धारा 4 और 5 में ये दोनों प्रोविजन किए गए हैं, ठीक है, 4-5 वाली धारा में। और जो ये कहा गया है कि राज्य विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति को संबंधित राज्य के विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए, तो ये आपको धारा जो ये जनप्रतिनिधि अधिनियम एक्ट 1951 की जो धारा 4D है, ठीक है, उसके अंतर्गत ये प्रोविजन किया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट ये हमारे सही हैं, सी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संसद राज्य सूची के विषय में निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में विधि का निर्माण कर सकती है। तो राज्य संसद के बारे में बताना है। तो देखो इसमें 3 सूचियाँ होती है, एक तो राज्य सूची होती है, एक संघ सूची होती है और एक समवर्ती सूची होती है, ठीक है। तो समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों प्रोविजन बना सकते हैं, ठीक है, विधि बना सकते हैं। लेकिन जो संघ सूची होती है उस पर केवल जो है मतलब संघ ही मतलब संसद ही उस पर नियम बना सकती है। लेकिन जो ये राज्य सूची होती है इस पर नियम बना सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें जो है राज्य सूची पर आपको देखने को मिलेगा संसद जो है उसमें विधि बना सकती है। तो उसकी कौन कौन सी मतलब वो है उनके बारे में बात करना है। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान, सेकेंड है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने हेतु, और राष्ट्रपति शासन के दौरान, वित्तीय आपात के दौरान। तो देखो राष्ट्रीय आपात के दौरान भी जो है ये संसद बना सकती है राज्य सूची पर, ठीक है, कानून, और अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए और राष्ट्रपति शासन जब लागू हो, ठीक है, उस दौरान। इन प्रोविजन के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा जो होता है कि जो मतलब राज्यों, अगर कोई राज्य अनुरोध करता है संसद से कानून बनाने के लिए तो भी मतलब वो कानून बना सकती है, या फिर राज्य मतलब प्रस्ताव पारित करे, राज्यसभा कोई प्रस्ताव पारित करे कि राज्य सूची पर विषय बनाने के लिए, तब भी जो है संसद उस पर कानून बना सकती है। लेकिन वित्तीय आपात के दौरान ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा 1, 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाता है, बी ऑप्शन, ठीक है। चलते नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट है 62 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है, ठीक है। सेकेंड है कि यदि राष्ट्रपति का पद त्यागपत्र, पदच्युति या मृत्यु या अन्य किसी कारणों से रिक्त हो जाता है तो इस रिक्ति के भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन 3 माह की अवधि के भीतर किया जाएगा। तो ये गलत है, ये 3 माह की अवधि के भीतर नहीं है, 6 मंथ की अवधि के भीतर किया जाता है, ठीक है। और उस समय जो है उपराष्ट्रपति उसका कार्यवाहक होगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश उसका जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसका जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा, ठीक है। और फर्स्ट वाला है कि कोई कितनी भी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हमारे इंडिया में कोई कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन USA में ये 2 टर्म के लिए ही मतलब वहाँ प्रोविजन किया गया है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला ए ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 63 क्वेश्चन नंबर में। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित किन विषयों पर केंद्र को राज्यों को उनकी कार्य शक्ति के उपयोग के संबंध में निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है। तो फर्स्ट है कि राज्य के भीतर रेलवे की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय। सेकेंड है कि राज्य संसद द्वारा निर्मित विधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने पर। और थर्ड है कि राज्य में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए निर्दिष्ट योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन पर, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि जो राज्य के भीतर रेलवे सुरक्षा के बारे में जो बात की जाती है, ये इस पर भी केंद्र जो है राज्य को निर्देश दे सकती है, और संसद के जो नियम होते हैं उनके अनुपालन के लिए।
और साथ साथ जो अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनके निर्माण और क्रियान्वयन के लिए, ठीक है। तो इन प्रयोजनों के साथ साथ जो संचार के लिए जो साधन प्रयोग किए जाते हैं राष्ट्रीय या मतलब रक्षा के संबंध में, ठीक है, तो उनके रखरखाव और निर्माण के लिए भी ये मतलब निर्देश जारी कर सकते हैं। तो हमारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हो गए, डी ऑप्शन सही हो जाता है हमारा, ठीक है। चलते नेक्स्ट 64 में। इसमें कहा गया है कि निजी विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह सत्तासीन दल के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य संसदीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयक को संदर्भित करता है। सेकेंड है कि संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले कोई भी विधेयक निजी विधेयक हैं या नहीं, इसका निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, ठीक है। थर्ड है कि 1991 के बाद से भारत में किसी भी निजी विधेयक को संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है। तो जो ये इसमें कहा गया है तो ये हमारा देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 91 के बाद कोई भी निजी विधेयक पारित नहीं किए गए हैं, ठीक है। और जो ये कहा गया है कि संसद में प्रस्तुत किए जाने वाला कोई भी निजी विधेयक है इसका निर्धारण जो है राष्ट्रपति करेगा, तो ये गलत है। राष्ट्रपति नहीं करेगा, ये जो है वहाँ का स्पीकर करता है, ठीक है, ठीक है। वहाँ का सदन का पीठासीन जो अधिकारी होता है, ठीक है, वो उसको ये मतलब अधिकार दिए गए हैं, ना कि राष्ट्रपति को। और ये फर्स्ट वाला में कहा गया है कि सत्ताधीन, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो सत्ता जो उसमें संसद के सदस्य होते हैं उसमें से अगर कोई भी सदस्य जो मंत्री नहीं है वो अगर बिल मतलब विधेयक जो है प्रस्तुत करता है तो उसे निजी विधेयक कहते हैं, लेकिन जो मंत्रियों द्वारा विधेयक जो पेश किए जाते हैं उसे सरकारी विधेयक कहते हैं, ठीक है, सरकारी बिल कहते हैं। तो ये हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट सही हो जाता है और दोनों के दोनों गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। और अभी तक 14 जो है विधेयक पारित हो चुके हैं निजी विधेयक, और 1991 के बाद कोई भी विधेयक पारित नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 65 क्वेश्चन नंबर है। तो इसमें कहा गया है कि पंचायत के प्रावधानों यानी अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो फर्स्ट है कि यह पंचायतों से संबंधित प्रावधान के भाग 11 के प्रावधानों में 5वीं और 6ठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों तक विस्तारित है, ठीक है। सेकेंड है कि प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आधी सीटों के आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। और थर्ड में कहा गया है कि राज्य सरकार को उन जनजातियों को नामित करने का अधिकार प्रदान करता है जिन्हें जिला स्तर पर कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में ये बात करता है। तो देखो ये वाला हमारा जो स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, थर्ड वाला, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल भी सही है, क्योंकि यह राज्य सरकारों को उन अनुसूचित जातियों को नामित करने का अधिकार प्रदान करता है जिन्हें जिला स्तर पर कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ये सेकेंड में कहा गया है इसमें, तो ये सेकेंड वाला हमारा गलत है, क्योंकि ये एक अनुपात में होता है, ना कि ऐसे ही इनको दिया जाता है। आधी सीटें होती हैं लेकिन ये अनुपात में होती है, वहाँ की जो जनजाति होती है आधी सीट से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये प्रोविज़न किया गया है। और ये फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट कहा गया है कि 5वीं अनुसूची में, तो इसमें जो 6ठी अनुसूची, ये 6ठी अनुसूची का इसमें प्रोविज़न नहीं है, इसमें 5वीं अनुसूची को इंक्लूड किया गया है, ठीक है, जो ये एक्ट है, ठीक है। तो इसमें कुछ संशोधनों के साथ 5वीं अनुसूची में ये इंक्लूड किया गया है। तो इसका केवल थर्ड स्टेटमेंट सही है, केवल 3 ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। तो चलते हैं 66 क्वेश्चन नंबर पे। तो इसमें कहा गया है कि संविधान द्वारा भारत में निर्वाचन आयोग को निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन का दायित्व सौंपा गया है। तो फर्स्ट है कि राज्य विधानमंडल, सेकेंड है कि पंचायतों और नगर पालिकाएं, ठीक है, और थर्ड में जो कहा गया है कि राष्ट्रपति, और फोर्थ में है उपराष्ट्रपति। तो इसमें कहा गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें देखो जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो राज्य विधानमंडल का चुनाव कराता है और राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। लेकिन जो ये पंचायतें होती हैं, पंचायतें और नगर पालिका, इसका जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो चुनाव कराता है, ना कि भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो 1, 3 और 4 हमारे स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, डी ऑप्शन। और इसके साथ साथ जो संसद के जो चुनाव होते हैं ये भी आपको देखने को मिलेगा, भारत का निर्वाचन आयोग कराता है, और ये इसका प्रोविजन 300 जो है 24 आर्टिकल में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 67। तो इसमें कहा गया कि केंद्रीय बजट के संदर्भ में केंद्रीय बजट के समय प्रस्तुत किए जाने वाले वित्त विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह लोकसभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों और कराधान प्रस्तावों से संबंधित होता है। सेकेंड है कि इस पर धन विधेयक की सभी शर्तें लागू होती हैं, और थर्ड है कि इसके प्रारंभ के 75 दिन के भीतर इसे संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हो जाना चाहिए। तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, और सेकेंड वाला भी हमारा सही हो जाता है, क्योंकि जो ये होता है 75 दिनों के अंदर ये पारित हो जाना चाहिए, और इसमें जो जितने धन विधेयक की सभी शर्तें इसमें शामिल होती हैं। लेकिन जो कहा गया है कि ये कराधानों का होता है, तो नहीं, ये गलत हमारा स्टेटमेंट है, क्योंकि ये आपको जो होते हैं विनियोग विधेयक होते हैं, ठीक है, उनके अंतर्गत इन अनुदानों को शामिल किया जाता है, ठीक है।
तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और ये जो प्रोविज़न किए गए हैं 75 दिन का, और ये जो धन विधेयक की सारी शर्तें, ये अनंतिम कर संग्रहण एक्ट था 1931 का, ठीक है, 1931 का, उसके अंतर्गत ये मतलब प्रोविज़न किए गए थे। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है, 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 68। इसमें कहा गया है कि भारत में शहरी स्थानीय निकायों के क्रमिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट है कि लॉर्ड मियो को वित्तीय विकेंद्रीकरण संबंधित प्रस्ताव, ठीक है। सेकेंड में कहा गया है केंद्रीय राज्य केंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन की नियुक्ति। और थर्ड है कि भारत के मद्रास में प्रथम नगर निगम की स्थापना। और फोर्थ है कि स्थानीय स्वशासन को एक प्रांतीय विषय घोषित किया जाना, ठीक है। तो इसमें जो आपको लगाना है कालानुक्रम में, तो इसमें जो देखने को मिलेगा आपको, सबसे पहले तो ये आया था, आपको देखने को मिलेगा जो 1687 से 88 में आपको देखने को मिला था, जो ये भारत में मद्रास, जो भारत के मद्रास में जो प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी 1687 से 88 में, ठीक है। और ये जो आपका देखने को मिला था लॉर्ड मियो का जो वित्तीय केंद्रीकरण संबंधी प्रस्ताव, ये 1800 आपको देखने को मिला था 70 में, ठीक है। और 1907 में ये आपको विकेंद्रीकरण रॉयल कमीशन का आया हुआ था, ठीक है, 1907 में, ठीक है, 1907 में ये आया था रॉयल कमीशन। और ये स्थानीय स्वशासन और प्रांतीय विषय घोषित करने किया गया था, जो ये 1935 का जो एक्ट था तब आया था। तो हमारा सबसे पहले तो थर्ड आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। तो हमारा जो थर्ड है, फर्स्ट है, ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां निहित हैं। तो फर्स्ट है उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को विधि दृष्टांतों और विधि संदर्भों के रूप में मान्यता दी जाती है, ठीक है। सेकंड है कि केवल उच्चतम न्यायालय को उच्च न्यायालय के निर्णय की समीक्षा और उसे संशोधित करने की शक्ति प्राप्त है। थर्ड है कि ये इसे न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने का भी शक्ति प्राप्त है। तो ये जो आपको जो उच्चतम न्यायालय का जो अभिलेख न्यायालय है, इसका जो आपको प्रोविज़न देखने को मिलेगा, तो 215 जो आर्टिकल है इसका प्रोविज़न करता है। इसके साथ साथ ये थर्ड वाला जो स्टेटमेंट इसका सही है, इसके संबंध में अवमानना के लिए दंड देने की, और मतलब इसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ और जो इसमें कहा गया है कि ये जो अभी जो ये सेकेंड वाला कि केवल उच्चतम न्यायालय, तो ये गलत है। उच्च न्यायालय भी अपने स्वयं के जो निर्णय हैं उसका रिव्यू कर सकता है, उसमें जो है संशोधन कर सकता है, ठीक है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। फर्स्ट वाला हमारा सही है, क्योंकि निर्णय और दृष्टांतों के लिए विविध रूपों में मान्यता दी गई है उच्च न्यायालय को, ठीक है। तो 1 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाता है, सी ऑप्शन हमारा, ठीक है। और इसी ये न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत अभी जो प्रशांत भूषण वाला केस भी इसी के अंतर्गत है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जो ट्वीट करने के लिए ये मतलब उनके ऊपर लगाया गया है। तो ये करंट का भी है, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इसको ध्यान में रखना है आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि उसके कार्यकाल के दौरान केवल उसके व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है, ठीक है। सेकंड है उसके कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की सिविल कार्रवाई स्थापित नहीं की जा सकती। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि ये जो आपको देखने को मिलेगा ये सिविल कार्रवाई के बारे में कहा गया है। तो सिविल कार्रवाई के बारे में इनको जो है संरक्षण नहीं प्राप्त है, बशर्ते इनको क्या है मतलब 2 माह पूर्व इनमें नोटिस देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद इसमें कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन आपराधिक कृत्यों के लिए इनको संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। और इसमें तो ये कहा गया है, तो ये आपराधिक कृत्यों के लिए प्राप्त है इसमें। और उनके कार्यकाल के दौरान ये जो कहा गया है, तो इसमें जो आपराधिक कृत्यों के लिए प्रारंभ की जा सकती है, तो ये जो कहा गया है, तो ये नहीं है, आपराधिक कृत्यों के लिए प्रारंभ की जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ये भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इनको 2 माह पूर्व इनको नोटिस दी जाती है, तभी इनको की जाएगी। आपराधिक कृत्यों के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, ठीक है, उनको संरक्षण प्राप्त है उसमें। तो फर्स्ट वाला ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें की जाती ही कह रहे थे, तो ये हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि 71 क्वेश्चन नंबर पे। इसमें कहा गया कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल के बारे में, यानी वीवीपैट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताना है। तो फर्स्ट है कि यह प्रणाली मतदाता के कागज की पर्ची के आधार पर अपने मत को प्रमाणित करने की अनुमति प्रदान करती है। सेकंड है मतदान के समय मतदाता को एक पर्ची प्राप्त होती है, जिसको सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व मतदाता का होता है। थर्ड है इसका प्रथम प्रयोग 2019 के लोकसभा चुनाव में किया गया था। तो ये गलत है। जो वीवीपैट का जो ये प्रोविज़न है, ये आपको जो सबसे पहले देखने को मिला था, तो ये 2013 में देखने को मिला था, जो ये उपचुनाव हुए थे लोकसभा के नागालैंड में, ठीक है। नागालैंड के उपचुनाव में हुआ था एक सीट पर, जो नेक्सेन सीट विधानसभा सीट थी, ठीक है, उसके उपचुनाव में इनका
प्रोविज़न सबसे पहले किया गया था, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। और ये जो कहा गया है कि इसको सुरक्षित रखने का दायित्व प्रदान करता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये क्या होता है कि जब मतदाता अपना वोट डालता है तो उनके जो जिसको मतलब उसने वोट दिया है, जिस दल के नेता को, ठीक है, तो उसको मतलब वेरीफाई करने के लिए वहाँ से एक पर्ची निकलती है, उस पर मतलब उसका लिखा हुआ उसका नाम और निशान और ये सब मतलब उसका क्रमांक लिखा रहता है, ठीक है। वो पर्ची 7 सेकंड कर मतदाता के सामने वही वीवीपैट से मशीन से निकलकर प्रस्तुत होती है। उसके बाद वो नीचे एक मतलब बना होता है सील बॉक्स बक्सा रखा होता है, ठीक है, उसमें वो गिर जाती है 7 सेकंड के बाद, ठीक है। तो ये सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व तो मतदाता का नहीं होता है, ये मतलब चुनाव जो लोग कराते हैं उन लोगों के पास होता है, ठीक है। वो लोगों के पास वो बक्से में सील बंद चली जाती है, ठीक है। और ये वाला है कि मतदाता को कागज़ की पर्ची के आधार पर अपने मत को प्रमाणित करने की अनुमति प्रदान करता है, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारा सही हो जाता है, और तो हमारा केवल एक स्टेटमेंट सही है, केवल एक ए वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम 972 क्वेश्चन नंबर पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन स्थानीय निकाय या स्थानीय निकाय राज्य सरकार विधानमंडल द्वारा गठित या प्रशासित किए जाते हैं। तो जो ये मतलब गठित या प्रशासित किए जाते हैं विधानमंडल द्वारा, ठीक है, राज्य सरकार या विधानमंडल द्वारा, तो उनके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है छावनी परिषद, सेकंड है नगर क्षेत्रीय परिषद, पत्तन न्यास और विशेष उद्देश्यों हेतु अभिकरण। तो इसमें जो विशेष उद्देश्यों के लिए अभिकरण होते हैं ये राज्य सरकार या विधानमंडल द्वारा गठित किए जाते हैं। साथ साथ जो ये नगर क्षेत्रीय समिति होती है, ठीक है, ये भी विधानमंडल द्वारा होते हैं। लेकिन जो ये क्षेत्रीय होती हैं, छावनी परिषद होती हैं, ये केंद्र सरकार द्वारा गठित की जाती हैं, और पत्ते न्यास भी केंद्र सरकार द्वारा गठित होते हैं। तो ये दोनों राज्य सरकार द्वारा नहीं होता, तो 2 और 4 ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ए ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 73। इसमें कहा गया है कि किसी राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से किसके द्वारा किया जाता है। तो फर्स्ट है परिसीमन आयोग, सेकंड है भारत का निर्वाचन आयोग, थर्ड है कि केंद्र सरकार, और फोर्थ है कि हमारा डी ऑप्शन राज्य सरकार। तो हमारा ए ऑप्शन सही है, क्योंकि जो ये आपको अन्य SC ST जनजातियों के निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण के संदर्भ में जो सूचना प्राप्त होती है, ठीक है, जिनको आरक्षण प्राप्त होता है, तो ये एक अनुपातिक जो जनसंख्या होती है उस राज्य या क्षेत्र में, वो अनुपात में उसको जो है प्राप्त होता है। तो ये परिसीमन आयोग द्वारा प्राप्त होता है, और सबसे पहले परिसीमन आयोग 1952 में गठित किया गया था, और ये राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। प्रत्येक मतलब जनसंख्या जो कराई जाती है उसके बाद ही इसका गठन करने का प्रोविज़न किया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाता है 74। इसमें कहा गया है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में निम्नलिखित में से किसके लिए अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है। तो फर्स्ट है कि अनुसूचित जातियों, सेकंड है अनुसूचित जनजातियों, महिलाएं, अन्य पिछड़ा वर्ग। तो देखो इसमें जो अनुसूचित जातियाँ हैं, अनुसूचित जनजातियाँ और महिलाएँ हैं, इन तीनों के लिए अनिवार्य जो है आरक्षण का प्रोविज़न किया गया है, ठीक है। लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रोविज़न जो है अनिवार्य नहीं है, ये स्वैच्छिक है। अगर विधान जो मंडल है वो चाहे तो वो आरक्षण दे सकता है, अन्यथा वो नहीं भी दे सकता, लेकिन ये आप उनको प्रोवाइड ही कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। तो हमारा 1, 2 और 3, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट उस पर चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 75। इसमें कहा गया कि क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित सांविधिक निकाय है, ठीक है। और सेकंड है कि एक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल राज्य के मुख्यमंत्री चक्रानुक्रम के आधार पर परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो ये गलत है, ये मतलब जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, तो वो उपाध्यक्ष होते हैं उस जो क्षेत्रीय परिषद के, ठीक है, उपाध्यक्ष होते हैं, वो चक्रानुक्रम चलते रहते हैं। लेकिन जो इसके अध्यक्ष आपको देखने को मिलेगा, जो भारत के गृह मंत्री होता है वो इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। और ये पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत जो है इसका यह एक सांविधिक निकाय है। तो ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है, ए वाला सही हो जाता है। और इसके साथ साथ ये इसमें जो आपको क्षेत्रीय परिषद, ये जोनल काउंसिल जो होती हैं, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलती हैं। जैसे बोले तो जोनल काउंसिल 5 बनाई गई हैं, ठीक है। एक है नॉर्थ जोनल काउंसिल, एक है साउथ, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट जोनल काउंसिल, तो और एक है मिडिल। तो इन 5 बनाई गई हैं। इसके साथ साथ एक नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल एक्ट के 1971 के द्वारा बनाई गई है, जो नॉर्थ ईस्ट के लिए बनाई गई है, ठीक है, तो वो एक अलग है। तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 76 क्वेश्चन नंबर पे। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय में आवर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। तो राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, संसद या उच्चतम न्यायालय के 5 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से मिलकर गठित कॉलेजियम। तो ठीक है, तो इसमें देखो सी ऑप्शन सही है। जो ये मतलब उच्चतम न्यायालय के आवर न्यायाधीशों की जो संख्या में वृद्धि की जाती है वो संसद द्वारा विधि बनाकर की जा सकती है, ठीक है। यही उसमें बढ़ा सकता है, उसकी शक्तियों को भी बढ़ा सकता है। अभी देखने को मिला था पिछली अभी कि पहले 31 हुआ करते थे, ठीक है, जज। तो जो वहाँ मतलब बहुत ज़्यादा केसेस हैं और बहुत ज़्यादा दबाव रहता है उस पर कि उनका मतलब पेंडिंग केसेस को निपटारा किया जाए। तो अभी
3 जजों की संख्या बढ़ाकर उसमें 34 कर दी गई है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट डेटा है, ध्यान रख सकते हैं आप लोग, शायद स्टेटमेंट में पूछ ले इसको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 77 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 275 के अंतर्गत दिए जाने वाले सांविधिक अनुदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि ये संसद द्वारा ऐसे राज्यों को दिए जाते हैं जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो, न कि प्रत्येक राज्य को। ठीक है, और सेकेंड है कि इन्हें विभिन्न राज्यों को वित्त आयोग की अनुशंसा प्रदान की जाती है, मतलब वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्रदान किए जाते हैं। तो देखो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये वित्त आयोग की जो अनुशंसा पे ये प्रदान किए जाते हैं। साथ साथ ये आपको देखने को मिलेगा कि जो ये वित्तीय आवश्यकता होती है, ठीक है, जो 75 के जिसे आवश्यकता होती है उसे प्रदान किया जाता है, ना कि सभी राज्यों को। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं, सी ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाता है। तो और इसके साथ साथ ये आर्टिकल 275 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा जो आर्टिकल 282 है उसके संबंध में अगर बात करें तो केंद्र व राज्य दोनों ऐसे मतलब ऐसे ये मतलब आर्टिकल 242 मतलब 200 आर्टिकल 282 में ऐसे प्रोविज़न किए गए हैं कि लोक प्रयोजन के लिए ये दोनों अनुदान दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 282 में है, और 275 के अंतर्गत राज्यों को ये केंद्र देता है। ठीक है, उसकी मतलब वित्त आयोग की अनुशंसा पे। नेक्स्ट चलते हैं 78। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति विधि के दोनों सदनों का सदस्य चुने जाने के 10 दिन के भीतर यह सूचना देने में विफल रहता है कि वह किस सदन का सदस्य बना रहना चाहता है, तो निम्नलिखित में से वह स्थिति उत्पन्न होगी। फर्स्ट है कि दोनों सदनों में उसके निर्वाचन को शून्य घोषित किया जाएगा। सेकेंड है कि राज्यसभा में उसकी सीट रिक्त हो जाएगी। ठीक है, उसकी सीट मतलब उसके पद को रिक्त कर दिया जाएगा। और सी ऑप्शन है कि लोकसभा में उसकी सीट रिक्त कर दी जाएगी। थर्ड है डी, मतलब डी ऑप्शन है कि संविधान में 10वीं अनुसूची के तहत निर्हर घोषित मतलब डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा। तो उसके बारे में बात करता है कि ये 78वां जो मतलब समय इसमें है। तो इसमें देखो ये जो जनप्रतिनिधि अधिनियम था 1951 का, उस एक्ट के द्वारा कहा गया था कि अगर कोई मतलब दोनों सदनों में निर्वाचित हो जाता है तो उसे मतलब एक सीट के लिए 10 दिन के अंतर्गत सूचना प्रोवाइड करानी होगी, अन्यथा उसे जो है राज्यसभा में उसकी सीट रिक्त हो जाएगी। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आपको लोकसभा में ये लोकसभा के साथ साथ जैसे आपको राज्यसभा में भी इसको प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाए, मतलब 2 सीटों पे जीत के आ जाए, तो उसकी जो है राज्यसभा की उसकी सीट समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के दोनों न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की जाएगी। ठीक है, नहीं की गई है। और सेकेंड है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद धारण कर सकते हैं। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्यपाल को लिखित त्यागपत्र देकर अपना त्याग कर सकते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि जो ये त्यागपत्र होता है चाहे हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, ठीक है, दोनों राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देते हैं, ना कि राज्यपाल को। और इनकी जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी जो अधिकतम आयु होती है वो 62 वर्ष होती है, ना कि 65 वर्ष। लेकिन जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु होती है मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की, तो उनकी 62 वर्ष होती है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। फर्स्ट सही है, क्योंकि इनकी कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, मतलब न्यूनतम आयु के संबंध में कोई योग्यता या नियुक्ति के संबंध में कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो केवल सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 80 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के संबंध में। तो इसमें देखो लोकसभा का जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसके बारे में। तो फर्स्ट है कि लोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। बी ऑप्शन है कि सेवा मुक्त होने वाले अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। सी है कि बहुमत प्राप्त दल द्वारा मनोनीत किया जाता है। सी है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो ये नवनिर्वाचित लोकसभा होती है, ठीक है, उसकी जो प्रथम बैठक होती है तो पुराना लोकसभा अध्यक्ष उसका जो है कार्यकाल समाप्त हो जाता है, और ये नया मतलब जो नए नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, उनको शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति जो है उनमें से जो वरिष्ठ होता है, ठीक है, एक वरिष्ठ व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर जो है नियुक्त किया जाता है, ताकि वो उपराष्ट्रपति जो लोकसभा का स्पीकर जो लोकसभा स्पीकर का चुनाव करा सके और वहाँ के जो सदस्यों को वो शपथ दिला सके। ठीक है, उसके बाद उसका पद अपने आप ही समाप्त हो जाता है जब लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं पेशा अधिनियम
1996 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि निम्नलिखित में से किस आर्थिक गतिविधि के लिए ग्राम सभा के से परामर्श करना अनिवार्य है। तो फर्स्ट है कि भूमि अधिग्रहण है, सेकेंड है कि लघु खनिजों के लिए खनन लाइसेंसिंग प्राप्त करने हेतु, ठीक है, और लघु वन उपज का स्वामित्व धारण करने हेतु। तो तीनों के तीनों प्रोविज़न किए गए हैं। ये जो पेशा एक्ट है, मतलब जो ये पेशा आपको एक्ट देखने को मिलता है, तो इसमें तीनों प्रोविज़न किए गए हैं कि अगर भूमि का कोई अधिग्रहण किया जाता है तो उनकी जो है पंचायत मतलब ग्राम पंचायत से, ग्राम सभा से कंसल्ट करना पड़ेगा, और उनके जो लघु खनिजों के जो खनन है उनके लिए भी लाइसेंसिंग प्राप्त करने के लिए, और जो उनका लघु वनोपज है, ठीक है, उसके संबंध में भी इनको जो है उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। तो ये जो पेशा एक्ट है उनके बारे में बात करता है। तो तीनों के तीनों ये स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं। और ये जो पेशा एक्ट होता है तो ये 1996 में आया हुआ था, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 82। इसमें कहा गया है कि संविधान के भाग 11 के संबंध में प्रावधान निम्नलिखित किए गए हैं। तो कौन से प्रावधान किए गए हैं? तो संविधान का भाग जो 9 है, नहीं 11 है, 11 भाग में जो किया गया है। तो फर्स्ट है कि पंचायतों के चुनाव आयोजित कराने हेतु एक राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना, ठीक है। और सेकेंड है कि पंचायतों को उचित कर, पथकर या शुल्क आदि के आरोपण या संग्रहण हेतु प्राधिकृत करना। और थर्ड है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर एक राज्य वित्त आयोग का गठन। तो देखो इसमें जो है अनिवार्य कार्य के बारे में जो कहा गया है पंचायत के जो होते हैं, ठीक है, उसके बारे में, तो ये फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि पंचायतों के चुनाव आयोजित कराने के लिए एक जो निर्वाचन आयोग की स्थापना करना और प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करना। लेकिन जो ये पंचायतों के उचित कर, पथकर और शुल्क और आरोपण संग्रहण का प्राधिकरण होता है, ये अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक कार्य होते हैं, जो मतलब वो विधि बनाकर जो विधानमंडल होता है, राज्य विधानमंडल, वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग मतलब प्रोविज़न होते हैं। तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट इसका सही हो जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संसद की संप्रभुता निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीमित होती है। तो फर्स्ट है संविधान की लिखित प्रकृति, ठीक है, और सेकंड है कि सरकार की संघीय व्यवस्था, थर्ड है कि न्यायिक समीक्षा, और साथ साथ जो है आपको राज्य नीति के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, इनके बारे में। तो देखो ये आपको जो नीति निर्देशक तत्व है इसमें इसका कोई इसमें रोल नहीं होता है, जो भारतीय संसद की प्रभुसत्ता होती है, संप्रभुसत्ता होती है, ठीक है। लेकिन जो है लिखित संविधान की प्रकृति और संघीय व्यवस्था और समीक्षा, ठीक है, न्यायिक समीक्षा, इसके साथ साथ जो मूल अधिकार होते हैं, ये जो है भारतीय संसद की संप्रभुता को सीमित करते हैं, ठीक है। तो 1, 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, ए ऑप्शन हमारा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें कहा गया है कि संसदीय उपकरण कंगारू और गिलोटिन निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव से संबंधित है। तो फर्स्ट है कि विशेषाधिकार, सेकेंड है ध्यानाकर्षण, और सी है स्थगन, और डी है समापन। तो ये जो समापन प्रस्ताव होता है, डी ऑप्शन ये सही है, क्योंकि गिलोटिन जो होता है ये मतलब जो समापन प्रस्ताव के संबंध में होते हैं। क्योंकि जो गिलोटिन होता है ये क्या करता है, अपने जो मतलब जो गिलोटिन प्रस्ताव होता है इसके संबंध में अगर बात करें तो इसमें ऐसा होता है कि कुछ जो महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, जो गिलोटिन प्रस्ताव में जो विधेयक जो विधेयक होता है, ठीक है, जो एक मतलब सॉरी अभी हम बताते सही से मतलब जैसे एक विधेयक होता है, ठीक है, जो विधेयक होता है उस पर मतलब किसी भाग पर चर्चा हो गई है, लेकिन समय का अभाव होने पर कुछ भाग रह जाते हैं, छूट जाते हैं चर्चा होने पर। तो क्या करा होता है कि मतलब बिल को पास कराने के लिए मतदान दोनों पे मतदान जो होता है दोनों पे करा लिया जाता है, चाहे वो मतलब जिन पर चर्चा नहीं भी हुई है उन पर भी मतदान करा लिया जाता है। तो इसे गिलोटिन समापन कहते हैं। लेकिन जो कंगारू समापन होता है तो इसमें क्या होता है कि कुछ जो महत्वपूर्ण खंड होते हैं, ठीक है, उन पर चर्चा करके मतदान कराकर जो है इसे बिल पास करा लिया जाता है, ठीक है। तो ये कंगारू समापन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में कहा गया कि परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाने वाला एक गैर वैधानिक निकाय है, ठीक है। सेकंड है कि परिसीमन आयोग के आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और थर्ड है कि अंतिम परिसीमन आयोग का गठन 2012 में किया गया था। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा 2012 में, तो ये गलत है, क्योंकि ये 2002 में अंतिम परिसीमन आयोग का गठन किया गया था और पहला परिसीमन आयोग 1952 में किया गया था, ठीक है। तो यार गलत हो जाता है और इसके लिए जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है। और ये जो फर्स्ट वाला कहा गया है तो ये फर्स्ट वाला हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये संसद में एक बिल लाकर इसे जो है वैधानिक ये निकाय होता है, ठीक है, एक्ट द्वारा पारित किया जाता है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही हो जाता है, केवल 2 ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट है 86 क्वेश्चन नंबर। इसमें स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह किसी अविलंबी लोक महत्व के मामले को उठाने के लिए केवल लोकसभा में उपलब्ध एक असाधारण उपकरण है। सेकेंड है इसकी प्रकृति हेतु सदन के कुल सदस्यों का 1/10 भाग समर्थन की आवश्यकता होती है। और थर्ड है कि इसके माध्यम से किसी ऐसे विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती जिस पर उसी सत्र में चर्चा हुई हो। तो ये देखो स्थगन प्रस्ताव के संबंध में थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि उस पर चर्चा नहीं हो सकती जिस पर मतलब चर्चा हो चुकी है। ठीक है, और ये मतलब समर्थन के लिए 1/10 नहीं, वहाँ के 50 लोगों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, सदस्यों का 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। और ये मतलब महत्वपूर्ण मामले जो अविलंबी लोक महत्व के मामले जो है उठाने के लिए केवल लोकसभा में ही यह उपकरण का मतलब असाधारण उपकरण है। तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट भी सही होता है, हमारा बी ऑप्शन सही है, 1 और 3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत की कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण की अप्रभाविता के कारण है। तो फर्स्ट है कि संसद का बृहद आकार, सेकेंड है कि प्रत्यायोजित विधान में अभिवृद्धि, और थर्ड है कि गिलोटिन प्रक्रिया के अधिक उपयोग ने वित्तीय नियंत्रण की संभावना को कम किया है। तो देखो ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट हैं सही हैं, क्योंकि जो कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण की अप्रभाविता के कारण जो हैं ये तीनों के तीनों आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से घटक केंद्रीय बजट का भाग हैं। तो केंद्रीय बजट के भाग के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का आकलन, राजस्व बढ़ाने के आर्थोपाय और आर्थिक सर्वेक्षण और व्यय का आकलन। तो इसमें देखो आर्थिक सर्वेक्षण को इसमें प्रोविजन नहीं किया गया है जो केंद्रीय बजट होता है, क्योंकि इसे जो है आपको जो बजट के एक दिन पहले इसको संसद में पेश किया जाता है। और ये एक मतलब वार्षिक मतलब 12 महीने का भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा की जाती है। इससे मतलब आर्थिक जो विगत वर्ष की 12 वर्ष की जो अर्थव्यवस्था की समीक्षा की जाती है, और ये एक वार्षिक दस्तावेज है। ठीक है, तो ये जो मतलब आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो बजट के अंतर्गत ये तीनों आपको भाग मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि व्यय का आकलन, राजस्व बढ़ाने का अर्थोपाय, राजस्व में राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का आकलन, तो तीनों है 1, 2 और 4। 1, 2, 4 बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 89। इसमें कहा गया है कि चुनाव याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है चुनाव के दौरान कदाचार के आरोप से संबंधित चुनाव याचिका केवल किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा ही दायर की जाती है, न कि निर्वाचक द्वारा। ठीक है, सेकेंड है कि निर्वाचन याचिका केवल संबंधित उच्च न्यायालय में दायर की जाती है। और थर्ड है कि यदि चुनाव याचिका को स्वीकृत कर लिया जाता है तो निर्वाचन क्षेत्र में पुनः चुनाव करवाए जा सकते हैं। तो ये देखो ये पुनः निर्वाचन करवाए जाते हैं, और ये केवल उच्च न्यायालय के मतलब जो उच्च न्यायालय के जो संबंधित क्षेत्र होता है वही दायर की जाती है। तो फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि इसमें उम्मीदवार और जो निर्वाचक होता है दोनों जो मतलब उसे जब लगता है कि कुछ मतलब इसमें दिक्कत या गड़बड़ी आई है चुनाव में, तो वो दोनों दायर कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों के लिए प्रोविजन किए गए, ना कि केवल उम्मीदवार के लिए। तो 2 और 3 हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा लोकसभा के निर्वाचन में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवार के नामांकन पत्र में निम्नलिखित में से किस जानकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट है कि यदि उम्मीदवार को पूर्व में किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया हो तो वह आरोप मुक्त, दोष मुक्त कर दिया गया हो। ठीक है, और जो ये है सेकेंड उसके पति या उसकी पत्नी की संपत्ति या आश्रितों की संपत्ति। ठीक है, और थर्ड है कि उसकी शैक्षिक योग्यता। तो तीनों का प्रोविजन किया गया है ये कि जो इच्छुक उम्मीदवार होता है उसके नामांकन में इन तीनों चीज़ों की जानकारी प्रस्तुत कराना आवश्यक होता है। ठीक है, तो इस संबंध में आपको जो और ये सारे जो प्रोविज़न आपको देखने को मिलते हैं, तो ये सारे के सारे प्रोविज़न देखने को मिलते हैं। तो हमारा जो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 91 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से नगर पालिकाओं के राजस्व संबंधी स्रोत हैं। तो वृत्ति कर है, ठीक है, नए पुलों पर टोल शुल्क है, और शिक्षा उपकर है, जल प्रभार है। तो ये चारों का चारों प्रोविजन किया गया है नगर पालिकाओं के राजस्व के रूप में। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। इसमें कहा गया है कि भारतीय चुनाव मशीनरी के संदर्भ में युग्मों पर विचार कीजिए। तो रिटर्निंग ऑफिसर, तो राज्य स्तर पर चुनाव संबंधी कार्यों का परीक्षण करना। ठीक है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तो ये निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर चुनाव आयोजित करवाना। और निर्वाचक निर्बंध पदाधिकारी, तो एक संसदीय या विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक या नियमावली तैयार करना। तो देखो ये थर्ड वाला तो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो निर्वाचक निर्बंध पदाधिकारी होता है या संसदीय या विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक नामावली तैयार करता है। ठीक है, लेकिन जो ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है इसका काम क्या होता है कि जो हमारा जो कोई राज्य या संघ राज्य क्षेत्र है, ठीक है, उसका अधीक्षण करना। ठीक है, चुनाव का अधीक्षण करना, उसका निर्देशन, नियंत्रण और
उसकी निगरानी रखना, ठीक है। ये कार्य होते हैं, न कि ये, ठीक है। और ये जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, इसका काम क्या होता है कि ये एक मतलब संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र होता है, उसका संचालन करता है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों गलत हो गए, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 93। इसमें कहा गया है कि भारतीय संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने के अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? तो उन मंत्रियों को जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, महान्यायवादी को, और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों को, मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को। देखो इसमें देखो उन मंत्रियों को जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है लेकिन मंत्री हैं तो वो भाग ले सकते हैं, और ये 6 महीने तक ही मंत्री बने रह सकते हैं अगर किसी सदन की सदस्यता प्राप्त नहीं करते हैं, ठीक है। और जो महान्यायवादी होता है ये भी भाग ले सकता है, लेकिन ये मतदान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों इसमें भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है, ना कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और मुख्य निर्वाचन के आयुक्त, क्योंकि इनका ऐसा प्रोविजन कोई नहीं किया गया है। तो ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जहाँ मनोनीत होते हैं वहीं भाग ले सकते हैं। तो 2, 1 और 2 इसमें स्टेटमेंट सही हो जाता है, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 94। इसमें कहा गया है कि चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि आम चुनाव में कोई प्रत्याशी लोकसभा या विधानसभा के 2 से अधिक सीटों पे से चुनाव नहीं लड़ सकता है, ठीक है। 2 से अधिक सीटों पे चुनाव कोई नहीं लड़ सकता है। सेकेंड है कि मतदान के पूर्ण होने से पूर्व अगर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी की मृत्यु की स्थिति में उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव रद्द नहीं किया जाएगा, ठीक है। और थर्ड है कि राष्ट्र ध्वज के अपमान हेतु दोष सिद्धि को संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव में लड़ने के लिए निरर्हय घोषित किया जाएगा, मतलब डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा उन्हें, जो राष्ट्रीय ध्वज है या दोष सिद्धि व्यक्ति है राज्य विधानसभा के चुनाव में लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा जो है अगर राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय ध्वज का कोई अपमान करता है उसके संबंध में अगर दोषी ठहराया गया है तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाता है, और सेकेंड भी सही हो जाता है। अगर कोई चुनाव मतलब कोई मतदाता से पूर्व किसी चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती तब भी चुनाव स्थगित नहीं होगा। ये पहले प्रोविजन था लेकिन अब हटा दिया गया है, लेकिन इसमें एक विकल्प दिया जाता है जो मान्यता प्राप्त दल होता है, ठीक है। तो उसको ये दिया जाता है कि 7 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर वो अपना एक नया कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकता है इसके लिए, ठीक है। और ये जो 2 से अधिक चुनाव मतलब 2 से अधिक सीटों पर कोई चुनाव प्रत्याशी नहीं लड़ सकता। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 95। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसके माध्यम से भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलता है? तो मतलब सहकारी संघवाद के बारे में बताना है। तो इसमें देखो फर्स्ट है कि अंतर्राज्यीय परिषद, सेकंड है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के मध्य न्यायिक शक्तियों का विभाजन, थर्ड है कि संसद में राज्यसभा की उपस्थिति। तो जो ये सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है ये राज्यसभा में जो संसद में जो राज्यसभा में है, क्योंकि ये लोग राज्यों से निर्वाचित होकर जाते हैं तो राज्यों के हित की बात करते हैं। राज्य विधान परिषद इसमें जो है सदस्य होते हैं सारे जो मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, और राज्यों के जो 2 मंत्री भी होते हैं इसमें शामिल, तो ये भी संघवाद पर है। लेकिन ये जो हमारा जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय है ये संघवाद पे काम नहीं करता है। ये एक मतलब केंद्रीय आपको देखने को मिलेगा प्रोविजन, क्योंकि ये एकीकृत न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। इसमें कोई भी बंटवारा नहीं है। तो हमारा जो है 1 और 3 स्टेटमेंट सही हो गया, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा 96। इसमें कहा गया कि भारत में संसदीय विशेषाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि भारतीय संसद में संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया है, और सेकंड है कि संसदों को संसदीय विशेषाधिकारों का लाभ सामूहिक रूप से प्राप्त होता है, ना कि व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। तो ये गलत है, क्योंकि जो इसमें जो कहा गया है ये संसद में व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों से इनको जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं, और इसमें कहा गया है संविधान में प्रोविजन नहीं, तो नहीं गलत है, ये संविधान में इसका प्रोविजन किया गया है, और संसद के जो आर्टिकल 105 है इसके अंतर्गत, ठीक है। और इसके जो संसद के नियम भी होते हैं उसमें भी इसका जो है प्रक्रिया नियमों में भी इनका प्रोविजन किया गया है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं और गलत ही इसमें पूछा गया है, तो हमारा जो है इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों गलत हैं, ठीक है। सी ऑप्शन सही है, दोनों के दोनों गलत है। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रपति का जो रिक्त पद होने की निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति के लिए कार्य कर सकता है? मतलब राष्ट्रपति का जो पद रिक्त होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सेकंड है कि थर्ड है कि राज्यसभा का उपसभापति, और फोर्थ है कि उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो देखो इसमें जो उपराष्ट्रपति है और जो आपको देखने को मिलेगा मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये दोनों के दोनों ऊपर राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक कार्य कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है उच्चतम न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश भी अगर होता तो वो भी इसमें सही होता, ठीक है, वो भी इसका कर सकता है। लेकिन उच्च न्यायालय का कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश इसमें प्रोविजन नहीं है और सभापति भी इसमें नहीं कार्य करता है, ठीक है। तो हमारा 1 और 2 स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा
98 क्वेश्चन नंबर इसमें कहा गया है कि राज्य विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि भारत के संविधान द्वारा किसी राज्य विधान परिषद के सदस्यों को अधिकतम और न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है, ठीक है। और विधान परिषद की वास्तविक संख्या राज्य विधानसभा द्वारा निर्धारित की जाती है। थर्ड है कि विधान परिषद का अधिकांश सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीत से होता है। तो ये थर्ड वाला सही है, क्योंकि जो 5/6 सदस्य होते हैं ये मतलब विधानसभा से निर्वाचित होते हैं, और आपको देखने को मिलेगा जो लोकल बॉडीज होती हैं उससे निर्वाचित होते हैं। साथ साथ जो स्नातक होते हैं 3 वर्ष के, ठीक है, उनसे निर्वाचित होते हैं। लेकिन जो 1/5 की जो बात करें, ठीक है, जो 1/5 सदस्य होते हैं 1/6, ठीक है, इनका जो है चुनाव जो प्रत्यक्ष रूप से ये मतलब नामित किए जाते हैं राज्यपाल द्वारा। तो ये जो है हमारे सही ये भी स्टेटमेंट है। और जो ये कहा गया है कि संख्या राज्य विधानसभा निर्धारित करती है, तो ये गलत है, क्योंकि ये संसद निर्धारित करती है। और ये आर्टिकल 169 के अंतर्गत ये प्रोविजन किया गया है, और इसका उत्साधन और जो है निर्माण भी इसी आर्टिकल में है, ठीक है। और जो ये है ये इनकी न्यूनतम संख्या निर्धारित है, ये विधान परिषद की 1/3 होगी, और मिनिमम जो है 40 से कम नहीं हो सकती, ठीक है। ये अपवाद एक था जो आपको देखने को मिलता था जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब तो उसे यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में बना दिया गया है, तो अभी वो भी एक अपवाद नहीं रह गया है। तो हमारा 1 और 3 इसमें स्टेटमेंट सही हो जाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 99 क्वेश्चन नंबर पे है 99। तो इसमें कहा गया कि भारत में लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है इन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। सेकेंड है कि उच्चतम न्यायालय और साथ ही उच्च न्यायालय के न्यायालयों द्वारा दोनों उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों द्वारा लोक अदालतों का आयोजन किया जा सकता है, ठीक है। और थर्ड है कि लोक अदालत द्वारा दिया गया फैसला अंतिम होता है और विवाद से संबंधित सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है लोक अदालत के संबंध में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 100 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द औचित्य प्रश्न मतलब पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बारे में बात करता है। तो फर्स्ट है कि यह एक असाधारण युक्त है जिसे सदन की कार्रवाई की प्रक्रिया के समान नियमों का अनुपालन नहीं करने पर अपनाया जाता है, ठीक है। सेकेंड है यह एक संसदीय उपकरण है जिसका उपयोग 2 घंटे की समय सीमा के साथ अंतिम महत्वपूर्ण लोक महत्व के मामले पर चर्चा करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और थर्ड है कि इसका उपयोग सदन के सदस्यों द्वारा लोक महत्व के किसी भी मुद्दे से ही चर्चा की जा सकती है और वस्तु स्थिति उत्तर को स्पष्ट करने हेतु किया जा सकता है, ठीक है। और डी ऑप्शन है कि हमारा यह संसद या सदस्यों द्वारा उसके द्वारा उठाए गए किसी मुद्दे पर पीठासीन अधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय को स्पष्ट रूप से उपयोग किए जाने वाली एक असाधारण युक्ति है, ठीक है। तो इसमें जो औचित्य प्रश्न मतलब पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बारे में बात करता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि यह एक असाधारण युक्ति है जिसे सदन की कार्रवाई की प्रक्रिया के समय नियमों का अनुपालन नहीं करने पर अपनाया जाता है, और यह मतलब सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है, और ये जो इसमें किसी भी प्रकार की बहस की अनुमति नहीं होती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ 100 क्वेश्चन पूरे हो गए, ठीक है। और 38 का जो आपका टेस्ट सीरीज है, ठीक है, वो आपको कल इसका मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट, और परसों उसका सेकेंड पार्ट में प्रोवाइड करा दूँगा। इसके साथ साथ जितने भी टेस्ट हैं ये सारे इधर के पीछे जो सेक्शनल वाइज है, मैं अब 5 तारीख से लगभग आपको डेली एक टेस्ट मिलेगा, ठीक है। डेली आपको टेस्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग उसको देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैं टेस्ट नहीं ला पा रहा था, थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम थी, मेरी आंखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसलिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करें, एक दोस्त को तो कम से कम शेयर करें, और अगर कोई फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सअप ग्रुप एजुकेशन वाला हो उसमें भी आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है, शेयर कर सकते हैं। और एक लाइक और एक शेयर तो बॉस बनता ही है, ठीक है। तो इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से अपना रिवीजन करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, जब ताकि जो है एग्ज़ाम बहुत अब करीब है, 1 मंथ ही बचा हुआ है। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही गोल्डन टाइम है, और आप मेंस के लिए आप लोग जो तैयारी कर रहे हो उसको अब किनारे रख दीजिए, ठीक है। अब 1 महीना प्री पे फोकस हो जाइए, ठीक है, जितना प्रैक्टिस हो जाए उतना प्रैक्टिस कर लीजिए, और यही सब है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।